दोज हू वॉक अवे फ्रॉम ओमिलास एक छोटी सी फिलोसॉफिकल फिक्शन नॉवेल है जिसे उर्सुला के ले गुइन ने 1973 में लिखा था। कहानी शुरू करने से पहले हम इस बुक के मेन एथिकल कंसर्न यूटिलिटेरियनिज्म को समझ लेते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म, जिसे हिंदी में उपयोगितावाद कहा जाता है, मोरालिटी की एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी एक्शन को मॉरल सिर्फ तभी माना जाएगा जब वो सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैक्सिमम हैप्पीनेस दे पाए। और साथ ही ये थ्योरी उन सारे एक्शंस को अपोज करती है जिससे कि सोसाइटी के लोगों को किसी भी तरह के अनहैप्पीनेस का या परेशानी का सामना करना पड़े। सुनने में शायद ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट लगता है जिसमें इंसानों के भले के लिए ही बात की गई है, मगर इसी थ्योरी की एक साइड किक है जो कि प्रैक्टिकल सिचुएशंस में ज्यादा ऑब्जर्व की जाती है। इसके अकॉर्डिंग हमें हमेशा सोसाइटी के ज्यादा से ज्यादा लोगों की हैप्पीनेस के बारे में सोचना चाहिए, फिर चाहे उसके लिए हमें कुछ एक आध लोगों की हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस ही क्यों ना करना पड़े। हो सकता है ये भी सुनने में नॉर्मल लग रहा हो, मगर रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में जब गवर्नमेंट इस तरह के डिसीजंस लेती हैं तो उन्हें हमेशा ही सिविल सोसाइटी और फोरम्स के प्रोटेस्ट को झेलना पड़ता है। इस थ्योरी को समझाने का एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है जो कि इस थ्योरी का ही एक हिस्सा सा लगता है और उसे कहते हैं द ट्रॉली प्रॉब्लम। मान लीजिए कि एक ट्रॉली अपनी ट्रैक पर तेज स्पीड से चल रही है और ट्रॉली के ब्रेक्स फेल हो चुके हैं। उसी ट्रैक पर आगे 5 वर्कर्स काम कर रहे हैं और उन पांचों को इस ट्रॉली के आने का कोई अंदाजा नहीं है। वहीं ट्रैक के छोर पर एक डाइवर्जन है जिसकी दूसरी साइड पर एक अकेला वर्कर काम कर रहा है। उस ट्रॉली को डाइवर्ट करने का एक स्विच है जिसका कंट्रोल आपके पास है और आप उसे दबाकर ट्रॉली की डायरेक्शन बदलकर उसे सिंगल वर्कर वाली ट्रैक पर डाइवर्ट कर सकते हैं। और यही से शुरू होती है एक एथिकल डिलेमा कि क्या आप उन 5 लोगों को बचाने के लिए एक इंसान को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। शायद ज्यादातर लोग एक वर्कर की बजाय उन 5 वर्कर्स को बचाना पसंद करेंगे, राइट? चलिए अब इस प्रॉब्लम में एक ट्विस्ट और डालते हैं। अब माने कि आपके पास कोई स्विच नहीं है, बल्कि आप एक भारी भरकम शरीर के इंसान के साथ एक ब्रिज पर खड़े हैं। ये ब्रिज उस ट्रैक के ऊपर से होकर गुजरता है जहाँ से वो ट्रॉली गुजरेगी। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इस व्यक्ति को ट्रैक पर धक्का दे दें और फाइनली ट्रॉली उससे टकराकर रुक जाएगी। इस सब में भले ही वो व्यक्ति अपनी जान खो देगा, मगर आप उन 5 वर्कर्स को बचा पाएंगे। अब शायद ही आप में से कोई इस काम को करना चाहेगा। हालांकि इन दोनों ही सिचुएशंस में हम अनविलिंगली यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये बात अलग है कि दूसरी कंडीशन में हम शायद ही किसी डिसीजन तक पहुंच पाए, और इसके पीछे का सीधा सा रीजन है दोनों ही कंडीशंस में हमारे कांटेक्ट करने का तरीका। पहली सिचुएशन में हम उस व्यक्ति के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, बल्कि दूसरी सिचुएशन में हम खुद आगे बढ़कर उस शख्स को धक्का दे रहे हैं। हमारे द्वारा किए गए सारे एक्शंस को हम अपनी जिंदगी में सीखे गए एथिकल और मॉरल लेसन से जज करते हैं। इसी प्रॉब्लम को और भी अलग सिचुएशंस में रख के देखा जा सकता है, जैसे कि यदि वो 5 वर्कर्स क्रिमिनल हों और वो अकेला शख्स एक नेक इंसान हो, आप अब भी क्या उन 5 लोगों को बचाना चाहेंगे? या फिर वो अकेला शख्स आपका जानने वाला हो, या मान ले कि आपकी ही फैमिली का कोई इंसान हो, तब आपका डिसीजन क्या सेम होगा? ट्रॉली प्रॉब्लम का असल में कोई एक समाधान नहीं है और ना ही हो सकता है, क्योंकि हमारे डिसीजन मेकिंग में हम सिचुएशन को अपने मॉरल और इमोशनल पैमाने पर भी नापते हैं। खैर, मैंने इस प्रॉब्लम का जिक्र सिर्फ आपको यूटिलिटेरियनिज्म से रूबरू कराने के लिए किया है। अब वापस आते हैं अपनी बुक पर। इस बुक में मेंशन सिटी ऑफ ओमेलास एक फिक्शनल सिटी है और काफी हद तक किसी इमेजिनरी दुनिया की एक ऐसी सिटी है जो लगता है कि हमारे ही आसपास की कोई जगह है। तो इस बुक की शुरुआत होती है ओमेलास में मनाए जा रहे समर फेस्टिवल के साथ। हर तरफ घंटियों की झंझनाहट सुनाई पड़ रही है। इस फेस्टिवल में जुलूस निकाले जाते हैं जिनमें बच्चों से लेकर बड़े सभी पार्टिसिपेट करते हैं। कई सारे जुलूसों में म्यूजिक भी बज रहा है जिस पर लोग डांस करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सारे ही जुलूस शहर के नदन साइड की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर एक बड़ी सी घास की फील्ड है। यहाँ यंग लड़के और लड़कियां अपने घोड़ों को रेस के लिए तैयार कर रहे हैं। हॉर्सेस ने हॉल्टर के अलावा किसी भी किस्म के कोई गियर्स नहीं पहने हैं। उन घोड़ों की मेंस दोस्तों हम घोड़ों या फिर शेर के बालों को कहते हैं जो उनके फेस के चारों तरफ होते हैं। तो इन घोड़ों की मेंस गोल्ड, सिल्वर और हरे रंग की लड़ियों से गुथी हुई हैं। सिटी के नदन और वेस्टर्न हिस्से को माउंटेन्स ने कवर किया हुआ है। सुबह की हवा इतनी साफ है कि पहाड़ियों पर जमी हुई बर्फ सूरज की रोशनी में गहरे नीले आसमान के नीचे व्हाइट गोल्ड सी चमकती हुई दिख रही है। ग्रास की फील्ड की गहरी शांति के बीच सिटी की गलियों से आने वाला म्यूजिक साफ सुना जा सकता है। हर तरफ म्यूजिक सुनने को मिल रहा है। भीनी भीनी हवा चल रही है जिससे घंटियां भी बज रही हैं। दोस्तों, ये सब बहुत जॉयफुल है, मगर खुशी के बारे में किस तरह बताया जाता है और ओमेलास के लोगों को किस तरह डिस्क्राइब किया जाए, इसके लिए ऑथर थोड़ी कंफ्यूज्ड है।
ओमिलास के लोग सिंपल नहीं हैं, जबकि हम देख सकते हैं कि वो खुश हैं। खैर, अब हमें किंग को डिस्क्राइब करना चाहिए, जो कि राजगद्दी पर बैठे हों और चारों तरफ से सूरमाओं से घिरे हुए हों। मगर ओमिलास में कोई किंग नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई स्लेव्स हैं। यहाँ के लोग बारबेरिक नहीं हैं और उनके पास तलवारें भी नहीं हैं। स्माइल्स एंड ऑल के बारे में बात करना काफी डिफिकल्ट और पुराना सा लगता है। बस हम ये समझ सकते हैं कि ओमिलास के लोग अपनी जिंदगी में काफी खुश और संतुष्ट हैं। ओमिलास के सिटीजन्स को बहुत ही कम रूल्स और लॉज में बाइंड किया गया है। यहाँ कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो कि सोसाइटी को खराब करे। मोनार्की और स्लेवरी ना होने के कारण वहाँ ना स्टॉक एक्सचेंज है, ना एड्स लगते हैं, ना कोई सीक्रेट पुलिस है और ना ही बॉम्ब्स है। राइटर ओमिलास के लोगों की लाइफ समझाने की पूरी कोशिश करती हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि वो रीडर्स को समझा नहीं पा रही हैं। वो सोचती हैं कि काश वो रीडर्स को इस सिटी के बारे में और अच्छे से कन्विंस कर पाएं। ओमिलास किसी पुरानी और दूर की फेरी टेल की एक सिटी जैसी लगती है। वहाँ कार या हेलीकॉप्टर्स नहीं है, इसके बावजूद वहाँ के लोग काफी हैप्पी हैं। हैप्पीनेस 3 कैटेगरीज पर बेस्ड होती है। पहला, कि क्या हमारे लिए जरूरी है। दूसरा, कि क्या ना तो हमारे लिए जरूरी है और ना ही डिस्ट्रक्टिव है। और तीसरा है कि क्या हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव है। इनमें से दूसरी कैटेगरी, जो कि बताती है कि क्या हमारे लिए ना तो जरूरी है और ना ही डिस्ट्रक्टिव है, हमारे कंफर्ट और लग्जरी को दर्शाती है। ओमिलास के लोगों के पास घरों में हीटिंग सिस्टम हो सकता है, सबवे ट्रेन्स हो सकती हैं, वॉशिंग मशीन हो सकती है और भी कई किस्म के शानदार डिवाइसेस हो सकती हैं, मगर ये सब वहाँ अभी तक इन्वेंट ही नहीं हुआ है। अगेन, ओमिलास के लोग जानते हैं कि उनके लिए हैप्पीनेस के मायने क्या हैं और शायद यही वजह उन्हें डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी से दूर रखती है। उनके पास एक ट्रेन स्टेशन है जो कि सिटी की सबसे सुंदर बिल्डिंग है, मगर ये फार्मर्स मार्केट से ज्यादा सुंदर नहीं है। फेस्टिवल के दौरान अलग अलग जगहों से लोग ट्रेन्स और बसेस से ओमिलास के इस फेस्टिवल को देखने आते हैं। इस बुक की राइटर आगे सजेस्ट करती हैं कि रीडर्स अगर चाहें तो वो ओमिलास सिटी में अपनी अपनी वाइल्ड फैंटेसीज को इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि ड्रग्स। ओमिलास में रिलीजन हो सकता है मगर टेम्पल्स नहीं हो सकते, यानी कि रिलीजन के लिए हाँ और पंडित या फिर पादरियों के लिए ना है। अगर कोई खुद को लोगों को सेक्सुअली इंटरैक्ट करने के लिए ऑफर देना चाहता है तो इसके लिए भी कोई मनाही नहीं है। राइटर एक बात जो बहुत क्लियरली कहना चाहती हैं वो ये कि ओमिलास में गिल्ट की कोई जगह नहीं है। यहाँ के लोग ड्रग्स लेते हैं और बियर भी पीते हैं, मगर ये लत लगाने जैसा नहीं है। ओमिलास के लोग हैप्पी भी हैं और सक्सेसफुल भी हैं। इनका सेंस ऑफ कंफर्ट लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि आपस में बातचीत से और उन लोगों की यूनिटी से आता है। इनकी विक्ट्री सेलिब्रेशन किसी से जीतने या हारने की नहीं बल्कि लाइफ को सेलिब्रेट करने की होती है। ज्यादातर जुलूस अब ग्रीन फील्ड तक पहुंच चुके हैं। नीले और लाल रंग के टेंट्स में से खाने की खुशबू आ रही है। लड़के और लड़कियां अपने अपने घोड़ों पर सवार हो चुके हैं और सभी घुड़सवार स्टार्टिंग लाइन तक पहुंचते हैं। और तभी स्टार्टिंग लाइन के पास पवेलियन से एक ट्रम्पेट बजता है और यहीं से समर फेस्टिवल की शुरुआत होती है। दोस्तों, क्या अब तक की बातों पर आपने विश्वास किया? क्या आपने फेस्टिवल को, सिटी को या फिर इन खुशियों को सच माना या नहीं? चले तो फिर अब एक और बात जो कि इस शहर का एक डार्क सीक्रेट है, हम उसे जानेंगे। ओमिलास की एक खूबसूरत पब्लिक बिल्डिंग के नीचे एक बेसमेंट में कमरा है। इस कमरे में एक लॉक लगा हुआ दरवाजा है और कोई खिड़की नहीं है। यहाँ लाइट नहीं है और जो भी थोड़ी बहुत लाइट आती भी है वो क्रैक्ड दीवारों में से आती है। इसी कमरे के कॉर्नर में कुछ मॉप्स यानी कि डंडे लगे हुए पोछे रखे हैं जिनमें से काफी गंदी स्मेल आती है और पास ही जंग लगी हुई एक बाल्टी रखी है। फर्श काफी गंदा है और छूने पर हल्का गीला सा है। इसी कमरे में एक बच्चा भी मौजूद है। वो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकता है। वो बच्चा लगभग 6 साल के बराबर दिखता है मगर असल में वो है 10 साल का। वो बच्चा बहुत ही वीक माइंडेड है, या तो वो पैदा ही ऐसा हुआ था या फिर वो मैल न्यूट्रिशन और इस तरह छोड़ दिए जाने के ट्रॉमा की वजह से ऐसा है। वो बीच बीच में अपनी नोज पिकिंग करता है और अपने टोज या फिर अपने जेनाइटल्स के साथ खेलता है। वो कमरे में मॉप से बिल्कुल दूरी वाली जगह पर बैठा है क्योंकि उसे इनसे डर लगता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है मगर वो जानता है कि वो मॉप्स अभी भी वहीं खड़ी हैं और डोर बंद है और कोई भी वहां नहीं आएगा। वो डोर आमतौर पर बंद ही रहता है सिवाय इसके कि कभी कभी उस कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट होती है और एक इंसान या फिर कई सारे लोग वहां आते हैं। उनमें से कभी कोई आगे आकर उसे लात मारकर उठाता है और बाकी लोग उसके पास नहीं जाते बल्कि दूर से ही उसे डरी हुई या फिर झल्लाई हुई नजरों से देखते हैं। उसके खाने के बर्तन को जल्दी जल्दी भरा जाता है, पानी के जग को भी भरा जाता है। फिर सभी लोग वहां से गायब हो जाते हैं और डोर बंद कर दिया जाता है।
दरवाजे पर आए हुए लोग उस बच्चे से कभी कुछ नहीं कहते हैं, मगर वो बच्चा सनलाइट को याद करता है। उसे अपनी माँ की आवाज भी याद आती है। वो उन लोगों से कभी कभी कहता है कि वो ठीक है और वो उसे बाहर आने दे, मगर वो लोग उसका कभी जवाब नहीं देते। वो बच्चा रातों में मदद के लिए चीखता है और कभी कभी बहुत रोया भी करता है, मगर अब वो बस अजीबोगरीब हल्की सी आवाज ही निकाल पाता है। उसने बोलना बहुत कम कर दिया है। वो एक दिन में बस आधा कटोरी कॉर्नमील खाता है। उसका शरीर बेहद कुपोषित है। वो नेकेड है। उसके बटॉक्स और उसके थाइस पर घाव हो चुके हैं क्योंकि वो अपने ही एक्सक्रीट्रा पर लगातार बैठता है। ओमिलास के सभी लोग जानते हैं कि वो बच्चा उस कमरे में बंद है। उनमें से कुछ उसे देखने जाते हैं और बाकी इस बात से संतुष्ट हैं कि वो उस कमरे में बंद है। वो जानते हैं कि उस बच्चे को वहीं होना चाहिए। कुछ लोग जानते हैं कि वो वहाँ क्यों बंद है, हालांकि कुछ लोग नहीं जानते। मगर सभी लोग ये जरूर जानते हैं कि उनकी खुशियाँ, उनके शहर की सुंदरता, उनकी दोस्ती, उनके बच्चों की हेल्थ, उनके स्कॉलर्स की विजडम, उनके वर्कर्स की स्किल, उनकी फसल की पैदावार और आने वाले सारे शांत मौसम, ये सभी उस बच्चे की डिस्गस्टिंग हालत पर निर्भर करते हैं। ये सब कुछ ओमिलास के लोगों को तभी समझा दिया जाता है जब वो 8 से 12 साल की उम्र के होते हैं, या फिर जब भी वो इस बात को समझने लायक हो। ज्यादातर उस बच्चे को देखने आने वाले यंग पीपल होते हैं, और चाहे उन्हें कितनी भी अच्छे तरीके से क्यों न समझाया जाए, वो हमेशा उसे देखकर शॉक और दुखी होते हैं, मगर वो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। अगर वो उस बच्चे को सनलाइट में लाएं, उसे साफ कपड़े पहनाएं, खिलाएं और आराम दें तो ये बहुत अच्छी चीज होगी, मगर ये सब करने से ओमिलास की खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी और खूबसूरती खत्म हो जाएगी। यही आता है यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल कि हजारों लोगों, इनफैक्ट एक पूरे शहर की खुशियाँ एक बच्चे की मिजरी पर निर्भर करती हैं। उस बच्चे को लेकर रूल्स काफी स्ट्रिक्ट है, जैसे कि कोई भी उस बच्चे से काइंड वर्ड्स नहीं बोल सकता। यंग पीपल उस बच्चे के पास से लौटते वक्त आंखों में आंसू लेकर जाते हैं। कुछ लोग इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं कि उस बच्चे को इस कंडीशन में रखना ठीक है। कुछ लोग उस बच्चे के लिए कुछ भी फील नहीं करते हैं। जो लोग उस बच्चे के लिए बुरा फील करते हैं, उनका अपनी हेल्पलेसनेस और उदारता को एक्सेप्ट करना ही उनकी खुशहाल जिंदगी का एक जरिया है। उनकी खुशियाँ नीरस या गैर जिम्मेदार नहीं हैं। वो जानते हैं कि उस बच्चे की तरह वो भी आजाद नहीं है। वो करुणा के मायने जानते हैं, मगर उसी बच्चे की इस हालत की वजह से वो हर फील्ड में डेवलप कर पा रहे हैं, और उसी बच्चे की इस हालत की सीख से वो बाकी बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं। तो क्या अब आप लोगों को ओमिलास के वजूद पर विश्वास हुआ, या फिर क्या ये सब विश्वास के लायक है? इस सिटी के बारे में एक और बात जो काफी इनक्रेडिबल है, यही वो बात है जिसके ऊपर बुक का नाम रखा गया है। कभी कभी एडोलसेंट लड़के और लड़कियां इस बच्चे को देखने जाते हैं। वो घर जाकर रोते नहीं हैं, और इनफैक्ट वो घर ही नहीं जाते हैं। कभी कभार और बड़ी उम्र की औरतें और आदमी भी उस बच्चे से मिलने के बाद कुछ दिनों के लिए शांत से हो जाते हैं और फाइनली घर छोड़ देते हैं। अकेले ही गलियों से होते हुए कहीं बाहर निकल जाते हैं। वो चलते जाते हैं और चलते हुए ओमिलास के खूबसूरत दरवाजों से बाहर चले जाते हैं। हर कोई अकेला ही जाता है। वो अंधकार में चले जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। वो जहाँ जाते हैं, हम उस जगह की कल्पना भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो जगह एग्जिस्ट ही ना करती हो, मगर वो जो ओमिलास से जाते हैं, उन्हें श्योरली पता होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार फिलोसफिकल पीस ऑफ राइटिंग है। शायद हम में से बहुत से लोग इस कहानी से रिलेट ना कर पाए, मगर मैं अब इस बच्चे को इंसान रूपी ना देखकर आपसे इसे एक सिंबल के तौर पर देखने को कहूँ, तो शायद आप इस कहानी को ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो मान ले कि कहानी में मेंशन बच्चा एक सिंबल है और ओमिलास में रह रहे लोगों की खुशियाँ उस सिंबल पर डिपेंड करती हैं। असल जिंदगी में ये सिंबल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारे जंगल्स, वाइल्ड लाइफ, या वो ट्राइबल्स जिनका सेक्रीफाइस करके हम अपनी खुशियों को बटोरते आ रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि हम इंसानों ने इस धरती पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कितने ही जानवरों और ट्राइबल्स को नुकसान पहुंचाया है, तो क्या ये उस बच्चे की स्थिति से कुछ कम बुरा है? और ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस अचीव करने के लिए क्या हम इसी तरह एक सिंबल के तौर पर इन चीजों को एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रहे हैं? ओमिलास में वो बच्चा और असल जिंदगी में ये सारे सिंबल्स ही तो हैं जिनके बदले हम अपनी खुशियां बटोरने का प्रयास करते रहते हैं। बस हम में और ओमिलास के लोगों में अंतर ये है कि उनके पास चॉइस है। वो कहीं किसी काल्पनिक दुनिया में जा सकते हैं, मगर हमारे पास कोई दूसरी जगह नहीं है जहां हम जा सकें। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। चैनल पर आने वाली और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस बुक के बारे में आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।